हम कर रहे हैं अब टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है वो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब बेसिकली वो किन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो मेन टारगेट रहते हैं किन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाता है। तो एक है सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ मॉनेटरी मनी और क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और क्रेडिट। तो पहला हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का पर्पस क्या रहता है कि सप्लाई जो है मनी की उसको कंट्रोल करना। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नोट्स इशू करना है, करेंसी इशू करना है। तो करेंसी इशू होगी, मार्केट में जाएगी, मीन्स मार्केट में मनी का एक्सपांशन हुआ, उससे क्या होगा, क्रेडिट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी। अब कहीं ऐसा ना हो कि एग्रीगेट डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाए कि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाए, डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो, यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए। तो नोट को इशू भी करना है तो वो किस लिमिट तक करना है ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो नोट्स भी जो है वो इशू करने चाहिए, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए नोट इशू करने के लिए। और साथ ही साथ मनी सप्लाई कैसे की जाती है कि जो कमर्शियल बैंक अपने पास डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं लोगों से, तो वो पैसा कमर्शियल बैंक कुछ पोर्शन क्या है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, मतलब एक पोर्शन वो रिज़र्व में रखते हैं और बाकी यूज़ करते हैं फर्दर वो एक जो क्रेडिट मल्टीप्लायर का इफेक्ट होता है उसके थ्रू जनरेट करने के लिए लेंडिंग। तो उससे भी क्या होगा, मार्केट में मनी का एक्सपेंशन होगा। तो उसे वो तरीका सही है कि जो पैसा है वो इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम में आकर फर्दर फिर लेंडिंग में जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फ्लेक्सिबल सिस्टम अपनाए नोट इशू करने का, ताकि ज़्यादा जो है रिलाय ना रहना पड़े करेंसी इशू के ऊपर, लिमिट में ही करेंसी इशू, और जितना भी सर्कुलेशन है इकोनॉमी के अंदर वो किसके थ्रू चले, डिपॉजिट जितने ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसीलिए किया गया कि जितने ज़्यादा डिपॉजिट होंगे उतना ही एक क्या रहेगा, बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा आएगा, लोग सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसी से ही वो जो फर्दर जो है जीडीपी की ग्रोथ के लिए जो पैसा जा रहा है कॉर्पोरेट्स के पास या मार्केट के अंदर, वो उस सिस्टम से ही जाएगा रादर देन रिलाइंग अपॉन टोटली ऑन द करेंसी इशू। सेकंड टारगेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या कंट्रोल करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ मनी। अब हम बात करें कि खासकर जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए और अंडर इकोनॉमीज़ के अंदर स्पेशली क्या किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेंट्रल बैंक है वो इस तरह से चीप रेट मनी पॉलिसी अपनाए कि उनका मतलब कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे कि वो आसानी से ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी के अंदर दे पाए। लेकिन होता क्या है कई बार कि एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर या इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर छोटे उद्योगों को जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लेंडिंग अगर बैंक्स करते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कई बार क्या होता है कि उस पैसे को उसको स्पेकुलेशन या होल्डिंग पर्पस के लिए, यानी कि 2 का 4 बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कि या अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो पर्पस देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट परस्यू करना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए जो भी उन्हें लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर कोई पर्पस है अनप्रोडक्टिव पर्पस हो गया तो उसके लिए क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, जिससे एक्सेस मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर ना जाए और सेक्टर जो सारे हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर है ना फर्दर ग्रोथ करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करता है कि मनी की सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करता है बाय वे ऑफ यूजिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बैंक रेट वगैरह, जिससे रेट्स वगैरह को बढ़ा देगा अगर उसको मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम करना है, जिससे लोन लेना जो है मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लो डिफ्लेशन की मंदी की सिचुएशन है और मार्केट के अंदर जीडीपी को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मतलब मार्केट चढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घटा देगा। तो फर्दर मार्केट में भी जो पैसा जाएगा कमर्शियल बैंक द्वारा वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उससे क्या होगा, मार्केट में रेट की सप्लाई जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मनी की अवेलेबिलिटी को भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग सिनेरियो कि महंगाई का दौर है या मंदी का दौर है, उस सिनेरियो के अंदर क्या किया जाएगा, घटाया या बढ़ाया जाएगा जो बोरोइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है। एक तो है आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि सभी सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के उनको सेम तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। हर एक सेक्टर पे अलग अलग सेक्टर के ऊपर एक राशनल तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अलग अलग सेक्टर की सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही उस सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना है या उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। कि भाई अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पर्पस एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बेटर ही है, यानी अनप्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव है, और इसका यूज़ एक तरह से मटेरियल के तौर पर यूज़ होगा इंडस्ट्रीज़ द्वारा, तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोअर चार्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव पर्पज़ है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर चार्ज किया जा सकता है। तो वो तो क्या होगा कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइंस, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ इशू की जाएंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ये है क्वालिटेटिव, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू स्पेसिफिक सेक्टर। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर एक ही तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है क्रेडिट पॉलिसी, एक ही जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है हर एक सेक्टर्स के लिए, वहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव पॉलिसी या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है, फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का। बैंक रेट वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कंपनी का डिस्काउंट करता है फर्स्ट ग्रेड सिक्योरिटीज़ अदर देन ऑफ अदर बैंक्स या लैंड ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। यानी कि जिस रेट के ऊपर जो है दूसरे बैंक्स या बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सिक्योरिटीज़ को एनकैश कराते हैं, डिस्काउंटेड कराते हैं और इमीडिएटली वो पैसा जो वो ले लेते हैं। अब बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करेगा, वो पूरा अब तो अमाउंट नहीं देगा ना। मान लो अगर 100 है जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है, तो वो उनके लिए क्या कर रहा है, 80 दे रहा है। यानी कि जो रेट मीन्स जो लेंडिंग प्रोवाइड की जा रही है इन ल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज़ टू RBI, तो अगर वो परसेंटेज जो है जिसके ऊपर वो डिस्काउंट कर दे रहा है, तो अगर हम यूँ कहें कि द लेंडिंग रेट जो है अगर वो ज़्यादा कर दी जाती है, तो फर्दर जो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ा और फिर कमर्शियल बैंक जो फर्दर मार्केट रेट चार्ज करेगा जो एक लोगों से लोन की, वो रेट भी क्या होगी, ज़्यादा महंगी होगी। उससे क्या होगा, लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे, जिससे क्या होगा मार्केट में मनी की सप्लाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस लेवल पर ही क्या हो गया, बढ़ गया। तो कमर्शियल बैंक को महंगा मिला तो फर्दर वो भी मार्केट रेट क्या करेगा, ज़्यादा
चार्ज करेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट में क्रेडिट को एक्सपांड करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करेगा, वो जो प्रोवाइड करेगा इन ड्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी, जिस रेट पर वो लेंड करेगा उनको, कमर्शियल बैंक्स को, या डिस्काउंट करेगा उन सिक्योरिटीज़ को, तो उनको भी क्या है कम रेट पर लेंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट रेट भी कम होगा, जो कमर्शियल बैंक जिस मार्केट रेट के ऊपर चार्ज करेंगे, लोन के ऊपर रेट चार्ज करेंगे, उससे क्या होगा, फिर कम चार्ज करने से रेट मार्केट में मनी की सप्लाई काफ़ी हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि जब सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करता है, ओपन सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट में जब अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो पैसा जो है वो लोगों के पास से किसके पास आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा। कि लोग क्या करेंगे, फिर वो मार्केट के अंदर पैसे को लाएंगे नहीं, मतलब कंजप्शन के अंदर नहीं डालेंगे, वो सारा का सारा पैसा कहाँ डालेंगे, वो पैसा एक तरह से उन सिक्योरिटीज़ के अंदर डालेंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वेट हो जाएंगे तो प्राइस स्टेबल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट में मंदी है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज़ को परचेज करना शुरू कर देगा मार्केट से, जिससे पैसा है वो मार्केट में जाएगा और फर्दर लोगों के पास जब पैसा आएगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो प्राइस थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट की सप्लाई को इस तरह से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कम करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, अगर बढ़ानी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दीजिए। चेंज इन मिनिमम रिजर्व फंड, ये क्या है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है, कमर्शियल बैंक अपने के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं वो पूरा फर्दर यूज़ नहीं करता पूरे के पूरे को लेंडिंग करने के लिए। वो एक प्रोपोर्शन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ती है हर कमर्शियल बैंक को, और जो रिमेनिंग बचा उस एक SLR रखना पड़ता है, एक CRR रखना पड़ता है। तो ये पोर्शन SLR वो बैंक अपने पास रखते हैं, लिक्विडिटी के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। CRR RBI के पास रहेगा, टोटल डिपॉजिट जितने उसके पास आए हैं कमर्शियल बैंक के पास। अगर CRR ज़्यादा हो जाती है तो उसके पास लेंडिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। अगर ज़्यादा पैसा होगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ेंगे। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक तरह से बूम पीरियड आ जाएगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है, कैश रिजर्व रेशो को अगर बढ़ाता है तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, पैसा जो है लेंडिंग के लिए पैसा कम रह जाएगा। तो मार्केट में पैसा क्या किया जाएगा, ज़्यादा से मार्केट में पैसा भी जनरेट कम होगा। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो CRR को बढ़ा देगा, पैसा मार्केट में लेंडिंग के लिए कम जाएगा, CRR को घटा देगा, पैसा मार्केट में लेंडिंग के लिए ज़्यादा जाएगा। तो एज पर दैट आपका एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो होगा वो अपने आप फिर क्या है, इक्वेशन के अंदर आते रहेंगे। अब बात आती है लिक्विडिटी रेशो की, इसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। कि एक कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी टोटल एसेट्स का एक पोर्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रखता है, अपने पास रखता है, ताकि क्रेडिट को क्या किया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। अगर SLR को बढ़ा दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने पास पैसा रखना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो मार्केट में लैंडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, तो क्रेडिट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर क्रेडिट को एक्सपांड करना है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी की सिचुएशन है, तो क्या किया जाएगा, SLR को जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो SLR को क्या करेगा, घटा देगा। जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपैंड हो जाएगा क्रेडिट, और उसके लिए जो आपकी SLR है लिक्विडिटी रेशो को कम रखा जाएगा। अब बात आती है क्वांटिटेटिव या सिलेक्टिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके अंदर क्या होता है
कि कुछ मेजर्स दे रखे हैं, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। सपोज हम बात करते हैं कि किसी को 100 रुपीज़ जो है वो प्लेज करना है, 100 रुपीज़ की गुड्स वगैरह है वो प्लेज करिए और उसके एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास और लोन लिया 80 रुपीज़ का। इट मीन्स जो 100 माइनस 80 20 क्या होगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गई। अगर इट मीन्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है कि इन द सेंस कि अगर पर्पस देखेंगे, अगर पर्पस ऑफ लोन जो है वो प्रोडक्टिव है तो वो जो 20 है उसको और भी कम किया जा सकता है कि ज़्यादा लेंडिंग हो जाएगी। रिक्वायरमेंट को 10 करा तो 90% जो है वो लोन जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर पर्पस जो है वो अनप्रोडक्टिव है तो क्या कर दिया कि भाई मैं 40 को मार्जिन रखूँगा। इट मीन्स 100 में से 40 जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई और बाकी 60 जो है वो लेंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स पर्पस ध्यान में रखा जाएगा। तो एक तरह से समझदारी से, यानी कि पर्पस बेस्ड लेंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो मार्जिन रेट को बढ़ा देंगे, रिक्वायरमेंट को लेंडिंग ज़्यादा होगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देंगे, लेंडिंग क्या हो जाएगी, मार्जिन रेट को बढ़ाएंगे तो लेंडिंग कम हो जाएगी, मार्जिन रेट को घटा देंगे तो लेंडिंग बढ़ जाएगी। अब क्या आती है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब वो क्या कहता है कि वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर सकते हैं, इन द सेंस कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो समझदारी करेगा। इन द सेंस कि राशनिंग इन द सेंस क्या कहते हैं कि वो अलग अलग कमर्शियल बैंक सपोज उनको फिक्स कर देता है कि आपको ये कैटेगरी ऑफ लोन जनरेट करना नहीं है, या जनरेट करना है तो बहुत कम लोन जनरेट करनी है इस कैटेगरी के अंदर या इस पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखते हुए। या सेंट्रल बैंक डिफरेंट बैंक्स का क्वांटिटी ऑफ जो कोटा है लोन को जनरेट करने का, वो कोटा क्या है कम कर देगा। उससे क्या होगा, पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो लेंडिंग होगी वो कम हो जाएगी। और इंडस्ट्री और ट्रेड पर्पस के लिए वो लिमिट सेट कर देगा सेंट्रल बैंक कि कितना क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन, कमर्शियल बैंक चाहे अगर उसको लगता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी की जा रही है किसके द्वारा, आपके किसी कमर्शियल बैंक द्वारा कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेंडिंग की जा रही है, लोन जनरेट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शंस भी ले सकता है कि मान लो और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन डिनाई किए जा रहे हैं तो कोई भी कंप्लेन के ऊपर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक के ऊपर एक्शन ले सकता है। तो हम लोग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति एक कंट्री के अंदर अपनाता है किस तरह, ताकि इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस क्या है स्टेबल रहें और आपकी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वहाँ पर भी एक्सचेंज रेट क्या है स्टेबल रहें। तो उसका पर्पस क्या है कि जो भी प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन है वो मिनिमम रहे हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ताकि जो आपके गरीब तबका है उसको क्या है कुछ एडवर्सिटीज़ जो है वो फेस नहीं करनी पड़े। और इट इम्प्लाइज स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री करेंसी इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी मनी मार्केट। और साथ ही साथ उसे क्या करना है, ये भी काम किया जाता है कि जो इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो डॉलर के बानिस्बत रुपए जो दिए जाते हैं उनका जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या रहे स्टेबल है, वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। इसलिए हमने जब बात की थी कि जो कंट्री में क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिवैल्यूएशन करता है। डेप्रिसिएशन तो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो कंट्री के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइस को तो स्टेबल रखेगा ही कि महंगाई की सिचुएशन ना आए, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपकी जो करेंसी है उसका भी एक्सचेंज रेट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, तो वो मेजर रखता है। तो स्टेबल रहे करेंसी, एक्सचेंज भी और प्राइजेस भी कमोडिटीज़ के हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब कुछ थॉट्स हैं, एक है क्लासिकल थॉट, एक है मॉडर्न थॉट। क्लासिकल थॉट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो हैं उनका ओपिनियन क्या था कि दैट इन अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, खासकर जो हम बात करें कि यूएसए जैसी इकॉनमी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उस सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स टेंड टू फाइंड द
ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फॉर एन आइडल सिचुएशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम यूएस या यूके हैं, वहाँ पर एक बहुत ही आइडल सिचुएशन रहती है प्राइसेस के केस के अंदर। तो जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होते और वो अपने आप ही अडाप्ट कर लेते हैं, एक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं एक आइडल सिचुएशन के अंदर आके। तो सरकार को क्या है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना पड़ता इकोनॉमी की फंक्शनिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का वहाँ पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता इकोनॉमिक को स्टेबल करने के अंदर। और वो मानकर चलते हैं कि मनी जो है वो न्यूट्रल है। इट मीन्स जो है आपका, इट मीन्स दैट चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी हैव नो इफेक्ट ऑन द रियल पैरामीटर्स ऑफ चेंज। यानी कि अगर मॉनेटरी सप्लाई जो है, मनी की सप्लाई के ऊपर कोई फेडरल बैंक अपना इंटरवीन करेगा भी, तो उसका या सरकार को इंटरफेयर करेगी कुछ पॉलिसीज़ बना के, तो उसका सेविंग्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, यूएसए की अर्थव्यवस्था के अंदर। वो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई अपने आप ही एडजस्ट होकर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी अथॉरिटी वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। वो सिर्फ मनी को एक जिस एक्सचेंज का माध्यम मानते हैं। और इकोनॉमिस्ट जो हैं, इन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल, कहते हैं जो मनी की सप्लाई भी है ना, वो निर्धारित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्टैंडर्ड्स के बेसिस के ऊपर, कि गोल्ड जो है उसकी वैल्यू, जो हमारे रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हैं उसके बेसिस के ऊपर मनी की सप्लाई जो है वो गोल्ड की वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन की जाती है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का फेवरेबल है, देयरफॉर इनफ्लो ऑफ गोल्ड इनटू दैट कंट्री, अगर किसी भी कंट्री का, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बीओपी डेफिसिट ना हो के फेवरेबल, इट मीन्स एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इम्पोर्ट्स। इट मीन्स उस कंट्री के अंदर जो गोल्ड का इन्फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने बात की भी थी कि जो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ करती हैं वो ऑयल या गोल्ड के अंदर होता है। तो अगर बीओपी फेवरेबल आ रहा है तो मानकर चलते हैं कि उस कंट्री के अंदर गोल्ड का इन्फ्लो ज़्यादा है, और गोल्ड के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही वहाँ पर क्या किया जाता है, मनी जो है उसकी सप्लाई ही निर्धारित की जाती है। तो कितना गोल्ड रिजर्व पड़ा है उस पर डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। तो गोल्ड फेवरेबल पोर्शन में रहेगा, इन्फ्लो अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी भी ज़्यादा होगी। सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी मीन्स गोल्ड जितना ज़्यादा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बीओपी फेवरेबल के बेसिस के ऊपर, तो मनी की सप्लाई भी ज़्यादा आ रही है, ये माना जाता है क्लासिकल थॉट के अकॉर्डिंग। जिसकी वजह से मनी सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो प्राइस लेवल भी क्या है, प्रोपोर्शनेटली उसको पुश मिलेगा। और इट ओनली काज अ चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ रियल पैरामीटर, कहता है वो सिर्फ क्या है, रियल पैरामीटर्स जो हैं वो सिर्फ उसके अंदर रियल पैरामीटर जो आपके सेविंग है, प्रोडक्शन है, उनके रियल पैरामीटर के अंदर ही क्या है एक बदलाव लेके आएगा। सिर्फ द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका मार्केट वैल्यू जो होगी ना, यानी कि प्राइस लेवल जो होगा आपका मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी उससे बढ़ जाए, मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से, उसका उससे लेना देना नहीं है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो डिमांड करेंगे, तो जीडीपी जो है, प्रोडक्शन जो होगी वो और ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ सिर्फ मार्केट वैल्यू, रियल पैरामीटर, मतलब जो सेविंग हम बात कर रहे थे पैरामीटर, एक इन्वेस्टमेंट पैरामीटर है और एक प्रोडक्शन पैरामीटर है, उनकी सिर्फ मार्केट वैल्यू के अंदर बदलाव आएगा, उससे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज नहीं आएगा। कहते हैं, हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ वाइटल सिग्निफिकेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो चेंजेस जो है एज अ वाइटल सिग्निफिकेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मीन्स कि जो ब्याज का रेट है उसका बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस होगा किसके ऊपर, कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स कितनी होगी और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है क्या,
कि जो प्रभाव होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन द क्लासिकल थियोरी के अकॉर्डिंग is determined not by the supply of demand of money but by the supply और demand of capital. Means मनी की सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित नहीं होगा, वो निर्धारित होगा कि पूंजी जो है उसकी डिमांड सप्लाई क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन का जो तरीका है आपका और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो निर्धारित होगा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी बट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटल। तो सेविंग वॉज कंसिडर एज पॉजिटिव रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग का जो है जो पॉजिटिव रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वाहिल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट वॉज कंसिडर एज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट वॉज हेल्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिक्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फ्री इकोनॉमी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, आपकी फ्लेक्सिबल होंगे। एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या करता रहेगा, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जो कैपिटल है वो क्या होगा, वो अपने आप इक्वालिटी के अंदर आते रहेंगे और और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन कहते हैं लेकिन एक सिचुएशन इन्होंने क्या बोला, कहाँ पर थॉट कि हर एक क्लास इकोनॉमिस्ट का थॉट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स डजंट फेवर एनी प्लान रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। हमने बात की थी ना कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, पूंजी की बात हो रही थी, मनी की बात नहीं हुई थी जो लोगों के पास जाएगा पैसा। वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा था लेकिन प्रोडक्शन के अंदर चेंज नहीं आ रहा था। हम ये नहीं कह रहे थे कि मनी की सप्लाई मार्केट में एक्सपैंड होती है, लोग डिमांड करेंगे और उससे जीडीपी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ बात आई थी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, पूंजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का संबंध किससे था कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पूंजी यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो वो सारा का सारा किससे संबंधित है, आपका पूंजी से संबंधित है, उसकी डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। तो कहता है इसीलिए उन्होंने हम ये नहीं कह सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि वो रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करने के फेवर में नहीं है। किस पर्पस के लिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पर्पस के लिए। कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, ये कंसीडर क्या करते हैं, कहते हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं है, ये क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इक्वालिटी लाने के लिए, यानी कि फुलर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वेट हो जाएं और लॉन्गर, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, जो पूंजी की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी के अंदर, नॉट इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और सिटीजन ऑफ एन इकोनॉमी। तो उससे क्या होगा, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वेट हो जाएंगी इकोनॉमी के अंदर, जब हम बात करते हैं यूके यूएसए इकोनॉमी की, तो वो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी रहेगी कि पूंजी का होना जो है, और वो किसके हाथों में पूंजी की बात कर रहा है, इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, नॉट इन द हैंड्स ऑफ डिमांड बनाने वाले। ठीक है, तो अगर ऐसी इक्वल टू आई हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर जितना सेव होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन क्या होगी, वो और ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा कि हम एक व्यक्ति सिटीजन्स डिमांड करेंगे, वो बात कर रहा है पूंजी की डिमांड ज़्यादा होगी किसके, मार्केटर्स या प्रोड्यूसर्स द्वारा। तो वो कैपिटल के कंटेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो सेविंग अच्छी होगी। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो इस तरह से वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इक्वेशन में जाएंगी, यानी कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ कैपिटल इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ सप्लाई इक्वेट हो जाएंगी, तो वहाँ फुलर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ जाएगी। हमारी कंट्री की तरह नहीं कि एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पीपल इन इकोनॉमी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सिचुएशन एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की कैपिटल के कंटेक्स्ट के अंदर है, बाय वे ऑफ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेविंग ज़्यादा प्रमोट होंगी और इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वेशन पर डालना पड़ेगा, तो फुलर एम्प्लॉयमेंट होगी सिचुएशन वहाँ पर, तो वहाँ जीडीपी ग्रोथ होगी। यहाँ इंडिविजुअल के टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कैपिटलिस्ट्स के
बात पे, क्योंकि वहाँ सारा काम चलता है प्राइवेट सेक्टर द्वारा और जो प्रोड्यूसर्स हैं उस सेक्टर द्वारा। तो वहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, वहाँ पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात बाय वे ऑफ फुलर एम्प्लॉयमेंट के तरीके से बात हो रही है।